हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 27 और 28 दिसंबर 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसको कुवैत का नया अमीर घोषित किया गया है। दोस्तों, आपका सही आंसर शेख मेशाल को होगा। व्याख्या। कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा के निधन के बाद उनके भाई शेख मेशाल को नया अमीर घोषित किया गया है। 16 दिसंबर 2023 को अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। कुवैत के नए अमीर की जिम्मेदारी अब उनके भाई शेख मेशाल संभालेंगे। कुवैत के नए अमीर शेख मेशाल का जन्म 1940 में हुआ था। इन्होंने 1960 में ब्रिटिश हैंडन पुलिस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देश के सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 83 वर्षीय शेख मेशाल अल अहमद अल सबा कुवैत के अमीर की जिम्मेदारी 2021 से ही निभा रहे थे। कुवैत के संविधान के तहत पूर्ववर्ती अमीर के अक्षम हो जाने पर क्राउन प्रिंस अमीर बन जाता है। क्राउन प्रिंस बनने से पहले शेख मेशाल ने अपना अधिकांश समय खाड़ी राज्य की सुरक्षा और रक्षा को मजबूत करने में लगाया था। सितंबर 2023 में चीन की यात्रा के दौरान शेख मेशाल ने एशियाई ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उस दौरान चीन के साथ विभिन्न आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। शेख मेशाल का परिवार कुवैत पर 1752 से शासन कर रहा है। कुवैत फारस की खाड़ी के पश्चिमी छोर पर स्थित है। कुवैत की सीमा उत्तर पश्चिम में इराक और दक्षिण पश्चिम में सऊदी अरब के साथ लगती है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, जो यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ 1938 में तेल भंडार की खोज की गई। कुवैत में तेल की खोज के बाद 1946 से 1982 तक देश में बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण हुआ। कुवैत एक संवैधानिक राजतंत्र है जिसकी आय का मुख्य स्रोत तेल भंडार है। इसे दुनिया के छठे सबसे बड़े तेल भंडार द्वारा समर्थित अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। कुवैती दीनार दुनिया में सबसे अधिक मूल्य वाली मुद्रा मानी जाती है। विश्व बैंक के अनुसार कुवैत दुनिया में चौथी सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। दोस्तों, आपका सही आंसर मध्य प्रदेश होगा। व्याख्या। 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश के खंडवा में इंदिरा सागर बैकवाटर स्थित हनुवंतिया में जल महोत्सव का 8वां संस्करण शुरू हुआ है। यह महोत्सव 2 महीने यानी 20 फरवरी 2024 तक चलेगा। जल महोत्सव 2023 में इस बार 3 कैटेगरी में 100 कॉटेज तैयार किए गए हैं। इनमें 12 रॉयल, 50 लग्जरी और 38 डिलक्स कॉटेज शामिल हैं। पर्यटन निगम द्वारा यहां जल, थल और वायु में एडवेंचर गेम्स का आयोजन किया जाता है। इसमें पहली बार टेंट सिटी के अंदर ही मार्केट लगा है, जिसमें खाने की दुकानों के अलावा क्राफ्ट आइटम भी रहेंगे। यहाँ लोकगीत पर आधारित संगीत संध्या और लोक नृत्य के हिसाब से रात के समय गणगौर नृत्य की प्रस्तुतियां होगी। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार 2023 किलो सेकंड मिला है। दोस्तों, आपका सही आंसर संजीव को होगा। व्याख्या। साहित्य अकादमी ने 20 दिसंबर 2023 को 24 भारतीय भाषाओं के लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत करने की घोषणा की है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है। नीलम शरण गौर के उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी को अंग्रेजी भाषा में और सादिका नवाब सहर के उपन्यास रागदेव की अमराई को उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस बार पुरस्कार के लिए चुने गए साहित्य में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना शामिल है। साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 1954 में स्थापित एक साहित्यिक सम्मान है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत के संविधान में शामिल 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी तथा राजस्थानी में भी प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता R.K. नारायण थे, जिन्हें 1960 में उनके उपन्यास द गाइड के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में IONS 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर थाईलैंड में होगा। व्याख्या: IONS हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन रॉयल थाई नेवी द्वारा थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। IONS 2023 के दौरान थाईलैंड ने अगले 2 वर्षों के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2025 के अंत में आयोजित होने वाली नौसेना प्रमुखों की 9वीं संगोष्ठी का आयोजन भारत में किया जाएगा। इस संगोष्ठी में सर्वप्रथम भारत द्वारा तैयार किए गए ध्वज को IONS ध्वज के रूप में अपनाया गया। संगोष्ठी में कोरिया गणराज्य की नौसेना का नवीनतम पर्यवेक्षक के रूप में स्वागत किया गया। इससे अब हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की सामूहिक शक्ति या सदस्यों की संख्या बढ़कर 34-25 सदस्य और 9 पर्यवेक्षक हो गई है। IONS की कल्पना भारतीय नौसेना द्वारा 2008 में की गई थी। IONS का प्रथम संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना ने 2 वर्ष 2008 से 2010 के लिए प्रथम अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाली थी। IONS का उद्देश्य क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए एक खुला और समावेशी मंच प्रदान करना है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किसने GSTAT के अध्यक्ष और सदस्यों की उम्र बढ़ाने को मंजूरी दे दी? दोस्तों, आपका सही आंसर संसद ने होगा। व्याख्या: GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य की आयु सीमा को क्रमशः 70 वर्ष और 67 वर्ष तक बढ़ाने वाले विधेयक को संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में अध्यक्ष के लिए आयु सीमा 67 वर्ष और सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। राज्यसभा ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 बिना किसी बदलाव के लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा ने वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। विधेयक में केंद्रीय GST अधिनियम के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के अनुरूप बनाया गया। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पहले एडवांस्ड पीडियाट्रिक सेंटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर यूपी कैबिनेट ने होगा। व्याख्या: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने PGI लखनऊ में राज्य का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी। केंद्र में बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों के इलाज के लिए विभिन्न बाल रोग विशेषज्ञ होंगे। इस परियोजना पर 199 करोड़ 10,52,000 रुपये की लागत आने का अनुमान है। वर्तमान में राज्य की 40% आबादी 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों की है। 20 से अधिक विभागों और 575 बिस्तरों से सुसज्जित 6 इकाइयों वाला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र इस GPGI में स्थापित किया जाएगा। केंद्र की स्थापना 2 चरणों में की जाएगी। प्रथम चरण में 12 विभाग एवं 4 यूनिट सहित 310 बेड स्थापित किए जाएंगे। इनमें जनरल पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, पीडियाट्रिक इमरजेंसी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर, पीडियाट्रिक सर्जरी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजी आदि विभाग शामिल हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण में विभागों में अतिरिक्त 9 विभाग एवं 2 इकाइयां संचालित होंगी।